राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर सांझ की लुआ का मैं एक बार फिर से स्वागत करूं। सुना देखिए कहता रहे तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है आप इन एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए गर्म टॉपिक की सीरीज शुरू कर रखी थी और आज इस सीरीज की हमारी अगली क्लास है जिसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा पॉलिटी, यानी कि जो हमारा ये राजनीति विज्ञान है इसके जितने भी अनुच्छेद हैं इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से जो कि हर साल एग्जाम के अंदर आते आने की भी संभावना है, वो सारे के सारे आर्टिकल हम लोग ट्रिक से याद करने का काम करेंगे। बिल्कुल फास्ट स्पीड में क्लास ले क्योंकि अभी फास्ट गति से रिवीजन करने लग रहे हैं। ठीक है, एग्जाम से पहले मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी, एक बार आप इन सारे गर्म टॉपिकों की रिवीजन मार जियो तारा मतलब सुन लो। इस आर्टिकल में तो 2% पक्के आने हैं, 100% लिख के ले लो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले नंबर से। अनुच्छेद नंबर 1 हमको क्या बोलता है? परिभाषा। किस चीज की परिभाषा? कि भारत है राज्यों का एक अटूट संघ है। संघ का मतलब समझते हो? डायरेक्ट आप समझो कि भारत क्या राज्यों का संघ है, यानी कि ग्रुप है। संघ का मतलब ग्रुप होता है। ठीक है, इसको कैसे रखोगे? जैसे ही हमारी संविधान की यानी कानून की बुक खुली, कानून की बुक खुलते ही पहले नंबर पे जो पहला आर्टिकल हो क्या कहने लग रहा है भाई? देखो, अगर कोई भी बुक खुलेगी तो पहले नंबर पे क्या भाई? हमारे देश का संविधान, हमारे देश का कानून, तो हमारे देश का इंट्रोडक्शन मिलेगा। तो अपने देश का इंट्रोडक्शन होगा कि भारत क्या है? एक राज्यों का ग्रुप है, एक राज्यों का समूह है। तो यानी कि भारत की परिभाषा होगी अनुच्छेद नंबर 1 के अंदर। दूसरा नंबर पे क्या वहां पे कि हम लोग क्या दूसरे देशों को भी अपने देश में मिला सकते हैं। दो से देखो, दूसरा दूसरे देशों को भी हमारे देश में मिला सकते हैं, यानी भारत के बाहर के किसी क्षेत्र को क्या है देश में हम लोग मिला सकते हैं। अनुच्छेद नंबर 2। अनुच्छेद नंबर 3 क्या बोलता है? कि हमारे देश के अंदर जो भी राज्य है ना, अलग अलग, जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, जो भी हो गया, इनके नाम के अंदर, इनकी सीमा के अंदर या इनके टुकड़े करना। जैसे मैं बोल दूं कि हमें हरियाणा का नाम बदल दो। ठीक है, हरियाणा पंजाब को मिक्स कर दो। पंजाब था पहले, पंजाब हरियाणा एक था, इसके 2 फाड़ कर दो। तो ये सारा सिस्टम क्या अनुच्छेद नंबर 3 के तहत। इसको कैसे याद रखोगे? 3 तड़ाका काम बिगाड़ा। ठीक है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर मतलब अनुच्छेद नंबर 3 के तहत 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। काम बिगड़ सके तो हमने क्या इनको अलग अलग कर दिया, यानी राज्यों के नाम बदलना, राज्यों को अलग करना या उनकी सीमा के अंदर चेंज करना, अनुच्छेद नंबर 3 के अंदर। और अनुच्छेद नंबर 4 क्या बोलता है? कि ये जो भी है अनुच्छेद नंबर 2 और 3 के जो काम होते हैं, जैसे आप किसी बाहर के राज्यों को अपने देश के अंदर मिलाने लग रहे हो या अपने देश के राज्यों के नाम के अंदर बाउंड्री के अंदर चेंज करने लग रहे हो, तो ये आपके क्या संविधान संशोधन, जो संविधान संशोधन का अनुच्छेद नंबर 368 है जिसके तहत हमारा संविधान संशोधन, इसको याद कैसे रखोगे? 68 का मतलब हो गया अड़ना, यानी कोई भी चीज अगर आपकी अड़चन पैदा करते हो तो आप उसके अंदर क्या संशोधन कर देते हो, यानी बदल देते हो। यानी इसके तहत ये बदलाव नहीं होंगे, ये आपके नॉर्मल अनुच्छेद नंबर 4 के तहत, यानी इन बदलावों के लिए साधारण बहुमत ही काफी है। चीजें समझ में आई? यानी अनुच्छेद नंबर 2 और 3 के तहत अगर आप कोई भी बदलाव करते, जैसे आप किसी बाहर के राज्य को अपने देश के अंदर मिलाने लग रहे हो, कुछ भी करने लग रहे हो, तो उस केस में आपको अनुच्छेद नंबर 368 का प्रयोग नहीं करना। आप डायरेक्ट अनुच्छेद नंबर 4 के तहत क्या है इन चीजों को चेंज कर सकते हैं। ओके जी। अनुच्छेद नंबर 5 से 11 किससे रिलेटेड है? जी नागरिकता से रिलेटेड है। जो भी व्यक्ति भारत के अंदर पैदा हो या जिसके माता पिता भारतीय हो या वह भारत मतलब वो व्यक्ति भारत के अंदर है जो भी है, ठीक है, उसको क्या भारत की नागरिकता मिलेगी। ये कैसे याद रखोगे? देखो, अनुच्छेद नंबर 5 से 11 जब भी व्यक्ति क्या है 5 से 11 साल की उम्र के अंदर, तो उसका आधार कार्ड बनवाना जरूरी है। ये प्रूफ जरूरी है कि हाँ भाई ये भारत का नागरिक है या नहीं। तो जब भी व्यक्ति 5 से 11 साल की उम्र में होता है उसकी नागरिकता सिद्ध करनी जरूरी होती है। ओके जी। अनुच्छेद नंबर 13 क्या बोलता है? संविधान लागू होने से पहले के जो कानून मौलिक अधिकारों के खिलाफ हैं वे शून्य माने जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 का मतलब हो गया तैरना, यानी आप सभी को पता है कि हमारे संविधान के अंदर क्या हमको मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, और जो भी अगर कोई भी सरकार है वो अगर मौलिक अधिकारों के खिलाफ कानून बनाएगी तो वो कानून क्या है तैरना शुरू कर देगा। उसको क्या है, उसको हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। ये बात है संविधान के अंदर लिख रखी है। सुप्रीम कोर्ट क्या उस कानून के ऊपर बैन लगा देगा जो भी कानून क्या हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करेगा। 13 से क्या बनेगा? तैरना। वो कानून तैरने लग जाएगा। ठीक है, तैर के ऊपर चला जाएगा, पानी के अंदर नहीं आ पाएगा भाई। ठीक है, क्योंकि मौलिक अधिकारों को है कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता, कोई भी मौलिक अधिकारों के खिलाफ कानून नहीं बना सकता। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आते हैं अनुच्छेद नंबर 14 से 18। देखो, मैं आपको यह समझाता हूं, हमारे संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार हैं उनको एक बार थोड़ा समझना जरूरी है। ये है आपके अनुच्छेद नंबर 14 से 18। ठीक है, 19 से आपका हो गया 22 तक, फिर हो गया 23 24। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका 25 से 28, उसके बाद हो गया आपका 29 30, उसके बाद हो गया आपका अनुच्छेद नंबर 32। इसके अंदर मामला क्या, आप एक बार मामले को समझो। अनुच्छेद नंबर 14 से 18 क्या है आपका? समानता का अधिकार। क्या है आपका? समानता का अधिकार। इसको याद कैसे रखोगे? जब भी बच्चा 14 से 18 साल का होता है, जब भी क्या कोई बच्चा 14 से 18 साल का होगा, वो क्या बोलता है कि भाई मैं और जो मेरी बहन है, जो मेरा और दूसरा कोई भाई, हमारे बीच में रखो भाई समानता, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्या मेरा भाई लग फालतू दूध दे दिया, मेरे लग कम दूध दिया, तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, हमारे बीच में समानता होनी चाहिए। जब भी बच्चा क्या होता है 14 से 18 साल का, जैसे ही बच्चा 18 प्लस हो, 18 प्लस होते क्या भाई मैं तो अडल्ट हो गया, अडल्ट, ठीक है, युवा बन गया मैं, मेरे अंदर ही युवा अवस्था आएगी, अब तो मैं जो भी करना चाहूं वो करूंगा भाई, अब मेरे को
कोई कुछ भी नहीं रोक सकता। अब चाहिए मेरे को पूरी आजादी, पूरी स्वतंत्रता, ठीक है, मैं तारा काबू में कौन रहूं, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार 18 से यानी 18 प्लस होते ही 19 से 22 साल की उम्र में क्या आदमी को चाहिए, पूरी आजादी यानी स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 19 से 22 के बीच में। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई। अब इतनी आजादी के अंदर घूमेगा तो मन तो बस इतनी आजादी चाहिए, मेरा पाछा तले बुलेट धर दो, हाथ में मेरा एप्पल आईफोन दे दो, तो भी 3 कैमरा वाला, 2 कैमरा वाला तो गरीब आदमी हो है, 3 कैमरा वाला दो, ठीक है, 2 कैमरा वाला तो मेरा थोड़ा फोन भी ना करे करो, ये बात कहा करे भाई वो बालक, ठीक है, बोला एंड्रॉइड फोन वाले यार 2 कैमरा वाले बालक तो भाई मेरे पास फोन ना करे करो, ठीक है, सिर्फ 3 कैमरा वाला और वो भी एप्पल आईफोन होना चाहिए, वही बच्चा सिर्फ मेरे पास कॉल कर सकता है, ये बात बोलना जब बालक 18 प्लस के हो जाए, ठीक है। अब इतनी आजादी के अंदर घुमा, सीधी बात है, महिला मित्र बना हुआ, महिला मित्र बना हुआ तो महिला मित्र गेल के है, मतलब संबंध तो स्थापित करा, संबंध स्थापित करा, सीधी बात है शोषण होना निश्चित है, यानी कि 23-24 साल की उम्र में क्या भाई अब शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी किसी का भी अगर शोषण है तो थाना का में तो जाएगी, तो यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या 23-24 साल की उम्र के अंदर क्या है, फिर उसका अधिकार याद आ जाए, तेरा शोषण हो गया तो ब्याह करना पड़ेगा। वो पुलिस थाना का मजा आओगी तो पुलिस आके कहोगे भाई समझौता कर लो। अब समझौता कैसे होगा, समझौता क्या पता महिला या पुरुष कोई दूसरे धर्म के हो, तो उस केस के अंदर क्या होगा, धार्मिक स्वतंत्रता भी चाहिए, यानी 25 से 28 साल की उम्र में क्या आपकी शादी होगी और शादी के लिए क्या रीजन लगेगा आपको, धार्मिक स्वतंत्रता चाहिए, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये किसके अंदर होगा, ये 25 से 28 के अंदर क्या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा। ओके जी, ये फैक्ट भी हमारे समझ में आ गया। उसके बाद अब देखो शादी होगी, सीधी बात है, बालक बच्चे तो होंगे, ब्याह होंगे तो बालक होया करे, आजकल तो पहला भी हो जाए है, ठीक है। अब बच्चे हो गए तो क्या बच्चों को शिक्षा और संस्कृति का ज्ञान देना पड़ेगा, यानी 29 साल की उम्र में क्या शिक्षा और संस्कृति का ज्ञान हम लोग देंगे, ये सारे मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, इनको हल्के में लेना। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ, संस्कृति का अधिकार। उसके बाद क्या है, अब हम लोग क्या हो गए 32 साल के, और 32 साल की उम्र के अंदर क्या है, जितने भी हमने कर्म कांड करे अब हम उनका उपचार करेंगे, यानी कि क्या बन गया हमारे पास संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके अंदर आ गया, अनुच्छेद नंबर 32 के अंदर आ गया। ओके जी, ये फैक्ट भी हमारे याद हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। अब अपना मोटे मोटे मौलिक अधिकार तो याद हो गए, हाँ जी कौन सा काम है कौन सा है, लेकिन एग्जामिनर सिर्फ ये नहीं पूछता कि कौन से के अंदर कौन सा है, एग्जामिनर ये भी पूछता अनुच्छेद नंबर 16 के अंदर क्या है, अनुच्छेद नंबर 17 के अंदर क्या है, असस्पृश्यता किसके अंदर है, उपाधियों का उन्मूलन किसके अंदर है, तो वो चीज भी तो याद होनी चाहिए, वो भी अभी याद करवाऊंगा, टेंशन काहे को लेते हो, पार जब मैं हूं तुम्हारे साथ। आओ, अनुच्छेद नंबर 14 क्या बोलता है, कानून की नजर में सब बराबर हैं, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, कानून सबके लिए एक जैसा होगा, ठीक है। यानी अनुच्छेद नंबर 14 जैसे ही देखो समानता का अधिकार, समानता का अधिकार क्या बोलता है भाई, देखो इब में हो गया भाई 14 साल का, और 14 साल की उम्र में क्या है भाई, मेरे को चाहिए पूरी समानता, पूरी इक्वलिटी, चाहे कोई बड़ा हो चाहे छोटा हो, मेरे को कोई और सिस्टम चाहिए नहीं। 15 के अंदर क्या दे रखा, राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवन, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, यानी कोई भी राज्य से हरियाणा नु को भेदभाव कर सकता ना भाई, तू तो दिल्ली का नागरिक है, तेरे यहाँ सुविधा कौन देवा है, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ क्या धर्म, लिंग, जाति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। अनुच्छेद नंबर 16 क्या बोलता है, सरकारी नौकरी में सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आता है मल्टीपल टाइम, इसको कैसे रखो, अनुच्छेद नंबर 16 बच्चे पटपट हो चुके हैं बोला, ठीक है, आदमी क्या पटपट हो चुका है बोला, अनुच्छेद नंबर 16 सरकारी नौकरी के लिए आदमी क्या पटपट हो चुका है बोला, याद रह जाएगा अनुच्छेद नंबर 16 बिल्कुल याद रहेगा। 17 का मतलब होगा सताना, 17 का मतलब सताना, यानी कि आप लोग क्या है किसी को भी क्या छुआछूत करके सता नहीं सकते, ठीक है, छुआछूत का उन्मूलन क्या अनुच्छेद नंबर 17 के अंदर है। 18 जब भी व्यक्ति 18 का होता क्या बोलता है, भाई मैं तो टॉम बॉय बन गया, आजादी मिल गई, मेरे अडल्ट बन गया मैं, ठीक है, मेरे कोई ना कोई उपाधि दो, मेरे सहनसा लग जाओ कहने, ठीक है, यानी उपाधियों का उन्मूलन, यानी सेना और शिक्षा को छोड़कर किसी भी क्षेत्र में आपको कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी, जैसे महाराजा राय बहादुर ऐसी कोई उपाधि आपको नहीं दी जाएगी, इसके ऊपर बैन लगा रखा है। ओके जी, इसका हम लोग चलते हैं अनुच्छेद नंबर 19 के अंदर। अभी आगे 19 से 22 तक के क्या थे बोलने, मतलब सारी स्वतंत्रता क्या था, तो 19 जैसे किताब के 18 प्लस का हो गया हूं, ये मैंने बोलने दो, मेरे रोक नहीं सकते था, बालक नहीं हूं मैं, ठीक है, मैं भी बोल लूंगा इस घर में, मेरा भी हुक्म साल लगा भाई, माँ बाबू हो गए तो क्या हो गए, मैं भी बोल लूंगा। अच्छा इतना बड़ा हो गया तू लिंडरू, कल तेरी लिंडी को समय कर दी, तेरी माँ दोया कर दी, तेरी लिंडी ना है, ये इतना बड़ा हो गया, मैं बोल लूंगा तो हम कौन बोल सकते। अनुच्छेद नंबर 19 क्या है, ये बोलने की स्वतंत्रता, और बोलने की भी कितनी 6 टाइप की स्वतंत्रता। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि अनुच्छेद नंबर 19 के अंदर बोलने की कितने टाइप की स्वतंत्रता है, 6 टाइप की स्वतंत्रता, भाषण देने की, शांतिपूर्ण सभा करने की, संघ बनाने की, देश में कहीं पर भी घूमने की, रहने की और व्यापार करने की। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि आपको मान लिया देश में हरियाणा से तमिलनाडु के अंदर जाना है, तो आप किस अनुच्छेद के तहत आपको आजादी प्राप्त है, तो अनुच्छेद नंबर 19 के तहत, तो ये चीज याद रखना। ओके जी, चीज भी याद रह जाएगी। अनुच्छेद नंबर 20 क्या बोलता है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, ना ही उसको खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए आप लोग
मजबूर कर सकते हैं अनुच्छेद नंबर 20 के अंदर। कैसे रखो अनुच्छेद नंबर 20, हमको चाहिए सिर्फ पीस, पीस का मतलब शांति, ठीक है। आप लोगों मेरे है ना इस चीज खातर दबाव कौन डाल सकते क्या भाई तू खुद के खिलाफ गवाही दे, या एक ही आदमी के खिलाफ है दो अलग अलग उसके तहत केस नहीं चला सकते। मतलब एक ही अपराध, जैसे मान लिया हत्या का केस करे, हत्या कर दी ना, ठीक है, हत्या के लिए 2 बार सजा थोड़ी दे इसको भाई, 1 बार सजा दे दी 10 साल की, फिर न बोले ना भाई हमारा कानून बदल गया फिर दोबारा फिर 10 साल की दे देना, नू थोड़ी ना होगा। तो एक अपराध के लिए एक ही बार सजा होगी और अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। हमको चाहिए भाई पीस, शांति चाहिए। अनुच्छेद नंबर 20। अनुच्छेद नंबर 21 क्या बोलता है, किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन, यानी कि एक तो आपको जीवन जीने का अधिकार है और आपको क्या एक प्राइवेसी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी प्राइवेसी का भी आपको अधिकार। इसको कैसे रखो अनुच्छेद नंबर 21 का मतलब हो गया एक किस, यानी कि आपको जीवन जीने में कब तक मजा आता है, जब तक आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम एक किस मिलती रहे। जिस दिन आपको एक किस मिलनी बंद होगी, ठीक है, उस दिन जीवन जीने का कोई मजा नहीं। यानी 21 के तहत आपको जीवन जीने का अधिकार, और एक किस कहां पर मिलती है, प्राइवेसी के अंदर मिलती है, यानी राइट टू प्राइवेसी का अधिकार भी किसके अंदर है आपका, अनुच्छेद नंबर 21 के अंदर। 21 ए क्या बोलता है, मतलब एक किस तो ले लिए, एक किस लेन दे के बालक होगा, ठीक है, और बालक कौन दे के होगा, बालक होते हैं, अब उसको शिक्षा का अधिकार भी चाहिए। यानी 21 के अंदर क्या 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का प्रावधान, और इसका संविधान संशोधन याद रखना 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत के इसको भारतीय संविधान में ऐड करेगा। तो इसको याद कैसे रखोगे, 2 साल के बच्चों को भी शिक्षा का अधिकार 86 मतलब छा गया, यह बात कर दी तो क्या है, भारत पूरी दुनिया में छाया कि हम लोग 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए क्या है अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा देने लगे रहे। अनुच्छेद नंबर 22 के अंदर क्या, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना और अपनी पसंद के वकील की सलाह लेने का अधिकार है। अनुच्छेद नंबर 22 कैसे रखोगे, ओ भाई ठीक है, गिरफ्तार कर लिया तो क्या बन गया था, पुलिस वाले हो गए, जज तो को नहीं, ठीक है भाई, मेरे अधिकार है मजिस्ट्रेट का सामने पेश करो मना, ठीक है, मना मेरी पसंद का वकील टोन दो भाई, ठीक है, ओ भाई, ठीक है 22, ओके ओके जी, चीजें समझ में आ गई। उसके बाद अनुच्छेद नंबर आपका 23-24 क्या बोलता है, मैंने बोला था शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखो 24 का मतलब होगा 14 यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से अगर आप मजदूरी करवाने लगे रहे हो, जबरन शर्म करवाने लगे रहे हो, तो अनुच्छेद नंबर 24 के तहत अपराध है। अनुच्छेद नंबर 23 क्या बोलता है कि आप इंसानों की खरीद बिक्री नहीं कर सकते। जैसे मैंने को ले भाई यो रमेश है, बेच दो भाई इसे ना, नू बेच नहीं सकते किसी को, ठीक है, इंसान की आप खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, ओके जी। उसका था अनुच्छेद नंबर 25 से 28 क्या था आपका, धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है, और ये 26 और 27 आप लोगों ने देखा, 26-27 था क्या, हाँ 26-27 ही था, ये 26-27 दोनों के दोनों अनुच्छेद थे, पता नहीं 27-28 थे। अब की बार एसएससी एमटीएस के अंदर पूछे गए थे, अभी मैंने आपको प्रैक्टिस सेट के अंदर भी करवाए थे, ठीक है, एडीक्यूटी नहीं पूछे थे, एसएससी एमटीएस भी तो आपका 10वीं बेस है, ठीक है, तो हो सकता है आपके इसके अंदर भी आ जाए। अनुच्छेद नंबर 25 क्या बोलेगा, किसी भी धर्म को मानने, उसका आचरण करने और प्रचार करने की व्यक्तिगत आजादी, यानी आपको इस चीज की पूरी आजादी, आप किसी भी धर्म को मानो, हिंदू को मानो, मुस्लिम को मानो, सिख को, ईसाई को, पूरी आजादी है, उसका प्रचार करो, कुछ करो, कोई दिक्कत की बात है। अनुच्छेद नंबर 26 क्या बोलता है, धार्मिक संस्थानों की स्थापना करने और अपने धर्म से जुड़ी संपत्ति का प्रबंधन करने का अधिकार। आप लोग अपने धर्म से रिलेटेड है, कोई भी संस्था, कोई मंदिर मस्जिद बनवा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अनुच्छेद नंबर 27 क्या बोलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी व्यक्ति को ऐसा टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा जिसका उपयोग किसी विशेष धर्म को, जैसे मान लिया अभी बोल दे कि हाँ भाई हिंदू धर्म का बढ़ावा, जैसे अपनी सरकार बोल दे, भारत सरकार कि हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के लिए हम लोग है ये 5% टैक्स लगाने लग रहे हैं, सभी लोग अपनी तनख्वाह में से 5% देंगे, इससे हिंदू धर्म का बढ़ावा, ऐसा कोई टैक्स नहीं लगा सकते। 27 का मतलब हो गया सताना, ठीक है, ऐसा कोई टैक्स नहीं लगा सकते। अनुच्छेद नंबर 28 क्या बोलता है, सहकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में अनिवार्य धार्मिक शिक्षा पर रोक, ठीक है, कोई भी सरकारी स्कूल होगा तो उसके अंदर कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, ठीक है, कोई भी सरकार मतलब भारत के अंदर कोई भी गवर्नमेंट स्कूल उसके अंदर नुका दिले भाई हिंदू धर्म की शिक्षा देवाएं, ले भाई मुस्लिम धर्म की शिक्षा देवाएं, ले भाई सिख धर्म की, ऐसी कोई शिक्षा नहीं देखते। अनुच्छेद नंबर 28, ठीक है। 26-27 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम के अंदर स्टेटमेंट के अंदर पूछ रखा था, 27 के अंदर तो ये वाली स्टेटमेंट दे रखी थी और 26 के अंदर ये वाली स्टेटमेंट दे रखी थी और पूछ रखा था कौन सा सही है, तो याद रखना 27 के ऊपर मतलब आप जनता को सता नहीं सकते टैक्स लगा के, 27 वाला याद रखना, बस ऊपर वाला अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है, ओके जी। अनुच्छेद नंबर 29, 30 और 32। 29, 30 के अंदर क्या था, शिक्षा संस्कृति का ज्ञान। 29 के अंदर क्या, किसी भी वर्ग के नागरिकों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का पूरा अधिकार है, ठीक है, जैसे मान लो पंजाबी भाषा के लोगों को हम तो पंजाबी के अंदर लिखा है, लिखो, पूरी आजादी है, ठीक है। 29 आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं लगेगा फाइन। अनुच्छेद नंबर 30 क्या बोलता है, धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान खोलने और उनका शासन करने का अधिकार। मान लिया कोई भी अपने देश के अंदर अल्पसंख्यक है, धर्म के आधार पर, भाषा धर्म के आधार पर, जैसे मान लिया अपने देश के अंदर मान लिया कि भाई जैन धर्म के लोग बहुत कम रहते हैं, तो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कोई भी शिक्षण संस्थान, स्कूल वगैरह खोल सकते हैं, ठीक है, उसका प्रशासन अपना खुद अडॉप्ट कर। अनुच्छेद नंबर 32 मैंने बताया था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अलावा अनुच्छेद नंबर 32 को क्या, भारतीय संविधान की आत्मा भी बोला गया, एग्जाम के अंदर मल्टीपल टाइम पूछा था, भारतीय संविधान की आत्मा, और किसके द्वारा बोला गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा क्या है, इसको भारतीय संविधान की आत्मा बोला गया, किसको, अनुच्छेद नंबर 32 को, ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। यानी कि अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता तो वह सीधे क्या है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है डायरेक्ट, अनुच्छेद नंबर 32 परमिशन
परमिशन देता है, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति हनन करता है और व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल गया तो फिर क्या करेंगे, बत्ती चसा देगा आदमी, ठीक है। ओके जी, चीज हमारे समझ में आ गई। अब आते हैं हम लोग अगले अनुच्छेदों की तरफ। ओ ये क्या आ गया भाई, ये गलती से आ गया म्यूजिक वाला। देखो अब आता है अनुच्छेद नंबर 33, 34 और 35। इसको याद, अरे सारे रिवाइज करा जो बढ़िया डाल याद हो जाए। पर मैं पानी की घूंट मार लो, थोड़ा सूख गया। करें। अनुच्छेद नंबर 33 क्या बोला है, संसद सशस्त्र बलों, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है ताकि अनुशासन बना रहे। बिल्कुल सही बात है। कोई भी पुलिस वाला, कोई भी फौज वाला ये नहीं बोल सकता कि हाँ भाई हमारे मौलिक अधिकारों का, मान लिया तारा पुलिस का कमिश्नर वो ऑर्डर देवा, सभी चुप रहेंगे तो हम लोग बोलना तो हमारा मौलिक अधिकार है, नो थोड़ी ना बोल सको। तो ये संसद ने रूल बना रखा। तो अनुच्छेद नंबर 33 के तहत 33 यहाँ पर बोलने की आजादी और मौलिक अधिकार बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे फ्री, ठीक है, पुलिस वालों को, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 34 क्या, जब किसी क्षेत्र में सेना का शासन लागू हो तो वहां मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, यानी कंट्रोल किया जा सकता है। ओके जी। अनुच्छेद नंबर 35 क्या बोलता है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति केवल संसद के पास है, राज्यों के पास नहीं है। 35 वाला, ठीक है, ये कभी कोई नहीं पूछता, ठीक है। आपको मेन 33, 34 याद रखने। अब एक जो मेन इंपॉर्टेंट चीज उसको याद रखो कि अगर मान लिया कभी भी आपातकाल लागू होता देश के अंदर अगर कई बार कभी भी आपातकालीन इमरजेंसी लागू होती तो उस केस के अंदर हमारे कौन से मौलिक अधिकार हैं उनको रिमूव नहीं कर सकते। तो अनुच्छेद नंबर जो 20 है और अनुच्छेद नंबर 21 है, इसको छोड़ के सारे मौलिक अधिकार आपके ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाते हैं जब भी देश के अंदर क्या आपातकाल लगता है। ओके जी, ये फैक्ट भी हमारे समझ में आ गया, दिमाग के अंदर घुस गया, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आते हैं अनुच्छेद नंबर 37। अब आपके क्या हो गए, ये हमारे हो गए स्टार्ट मौलिक नहीं, ये हो गया आपके डीपीएसपी, ठीक है। डीपीएसपी स्टार्ट हो रहे हैं भाई, वैसे तो डीपीएसपी 33 से स्टार्ट हो गए, मेनली मतलब कि यहाँ से ही बोलते हैं डीपीएसपी स्टार्ट हो गया आपके, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 36 से ये क्या होते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत। भाई एक राज्य को है जनता के प्रति किस प्रकार से जवाबदेह होना चाहिए और क्या क्या फैक्ट उसको तो मतलब अपनी जनता के लिए करने चाहिए जिससे जनता का अच्छा विकास वगैरह वगैरह, तो उसके लिए डीपीएसपी लागू होता है। ये क्या कुछ मामला देखो, अनुच्छेद नंबर 36 क्या करता है, यहाँ राज्य का वही मतलब जो अनुच्छेद नंबर 12 में केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और स्थानीय अधिकार। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के अंदर अक्सर पूछा जाता है कि राज्य की परिभाषा जो कि नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर दी गई है, डीपीएसपी के अंदर दी गई है, वही सेम परिभाषा अन्य किस अनुच्छेद में है। तो वही सेम परिभाषा अनुच्छेद नंबर 12 के अंदर ये चीज याद रखना, राज्य की डेफिनेशन। भाई राज्य की क्या डेफिनेशन है, भारत क्या है भाई, अलग अलग क्या है, राज्यों का संघ है यानी कि ग्रुप है जिसके अंदर क्या 3 टाइप की सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, ठीक है। तो याद रखना, यानी 12 कैसे रखो, 12 या 36, यानी 12 का 3 गुणा 36 होगा, यानी एक अनुच्छेद नंबर 36 के अंदर एक 12 के अंदर यानी 12 का मल्टीपल होगा। ओके जी। अनुच्छेद नंबर 37 क्या होता है, 37 ये सिद्धांत अदालतों द्वारा जबरन लागू नहीं कराए जा सकते लेकिन देश चलाने के लिए बुनियादी मतलब क्या है, जैसे मैं आपको बता डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक सिद्धांत है, इनको कोई भी कोर्ट हो गया, वो हो गया, सरकार होगी, कुछ भी हो गया, तो इसको जबरदस्ती लागू नहीं करवा सकता कि हाँ भाई जैसे मान लिया एक अधिकार ये भी है कि हाँ भाई मतलब कि लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी सरकार के द्वारा। एक कोर्ट नू थोड़ी ने कहा वाह भाई सारा लग दो नौकरी, सभी को तो नौकरी देना पॉसिबल ही नहीं है भाई, कितनी जनता है, अब सभी को नौकरी दे तो काम कौन करेगा भाई, मानो यह चीज, सारे जने सब्जी कौन बेचेगा भाई, खुद सोचो, ठीक है। झाड़ू पोछा कौन करेगा, सारे जो सरकारी नौकरी लग जाएंगे तो इसलिए क्या सबको नौकरी मिलना पॉसिबल नहीं है। 37 फील लाइक ए हेवन, आपको ऐसा स्वर्ग जैसा फील होगा कि हाँ भाई सरकार हमारे लिए कुछ करने लगे, लेकिन होता कुछ नहीं। ओके जी। अनुच्छेद नंबर 38 क्या बोलता है, राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जहां सबको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 38 का मतलब क्या, अड़ना, ठीक है। राज्य क्या कभी भी इस चीज के ऊपर अड़ेगा नहीं कि हम लोग जनता को न्याय नहीं देंगे, ठीक है। राज्य को ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी जिससे क्या है सबको अच्छा न्याय मिले, चाहे सामाजिक दृष्टि से हो, राजनीतिक हो, चाहे आपका आर्थिक दृष्टि से हो। अनुच्छेद नंबर 39 क्या बोलता है, संसाधनों का समान वितरण, महिलाओं और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर मल्टीपल टाइम पूछा जाता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन देना है, वो किस अनुच्छेद के अंदर दिया गया है आपका, तो ये आपका अनुच्छेद नंबर 39 के अंदर 39 के अंदर। कैसे रखोगे 39, कौन सी सिचुएशन आपको लगती है, फाइन का मतलब अच्छा भी तो होता है, कौन सी सिचुएशन लगती है कि लड़का और लड़कियों को क्या है समान सैलरी मिले, ठीक है। हालांकि लड़की को हमें 3 गुना सैलरी देनी चाहिए, ठीक है। 39 के अंदर क्या है, जैसे 3 गुना, 3 का मैं अगर 3 गुना करता तो 3 3 9, यानी हमें तो क्या लड़की को 3 गुना सैलरी देनी चाहिए, ठीक
ठीक है, और हम लोग समान भी नहीं देते, यानी महिला पुरुष को समान वेतन मिलेगा। अनुच्छेद नंबर 39 से क्या बोलता है, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देना। ठीक है, किसी भी गरीब व्यक्ति के पास मान लिया वकील नहीं है, ठीक है, अपना केस लड़ने के लिए, तो सरकार अपना सरकारी वकील उसको उपलब्ध करवाएगी, ये कानून का कर्तव्य है। अनुच्छेद नंबर 40 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम सीजीएल के अंदर पूछा गया, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद नंबर 40 गांव के लोग नहीं होते बिल्कुल भी जाली, यानी कि फेक बंदे नहीं होते, तो अनुच्छेद नंबर 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद नंबर 41 का मतलब हो गया एक व्यक्ति को क्या है, बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी या विकलांगता की स्थिति में राज्य आर्थिक सहायता है देने का काम करेगा। अगर कोई भी व्यक्ति बीमार होता है, विकलांग हो गया, कुछ भी होगा, बुढ़ापा का, तो उस केस के अंदर क्या है, 41 से बन गया, एक व्यक्ति को क्या है, राज्य सरकार का कर्तव्य है कि उसको कानूनी सहायता, मतलब सॉरी, आर्थिक सहायता प्रदान करे। ओके जी। अनुच्छेद नंबर 42 का मतलब हो गया ब्याना। ठीक है, मान लिया जैसे गाय भैंस है, ब्याती है, ठीक है, जैसे गाय भैंस बच्चे को जन्म देते हो ब्याती है, ठीक है, गाय भैंस ब्याती, तो हम लोग उसको मातृत्व अवकाश देते हैं जी, बिल्कुल नहीं देते। लेकिन अगर मान लिया महिला बच्चे को जन्म देती है, ठीक है, तो उसको क्या हम लोग मातृत्व अवकाश देंगे, यानी कि वो गर्भावस्था के अंदर, तो उसके अंदर हमें उसको छुट्टी देना अनिवार्य है 6 महीने की। ठीक है, तो अनुच्छेद नंबर 42 ओके जी, 42 का मतलब होगा ब्याना, इस तरीके से याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। अनुच्छेद नंबर 43 क्या बोलता है, मजदूरों को इतना वेतन मिले कि वे गरिमा के साथ जीवन जिसके, और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद नंबर 43, ठीक है, मजदूरों को, मजदूर फ्री में काम नहीं करते, अनुच्छेद नंबर 43 मजदूर काम नहीं करेंगे फ्री, ठीक है, उनको कम से कम इतना वेतन तो दो कि वो समाज के अंदर अपनी गरिमा बना सके। ठीक है, ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई। आगे चलते हैं। अनुच्छेद नंबर 43 ए क्या बोलता है, ये राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि कारखानों और उद्योगों के मैनेजमेंट में मजदूरों की भी हिस्सेदारी होगी। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, अक्सर एग्जाम के अंदर आता है। देखो 43 के अंदर तो मजदूर काम नहीं करेंगे फ्री, 43 ए के अंदर काम नहीं, वो मैनेजमेंट के अंदर भी हिस्सेदार होने चाहिए, ठीक है, तभी बात बनेगी। 43 ए 43 भी राज्य सहकारी समितियों के गठन, उनके स्वतंत्र कामकाज और लोकतांत्रिक नियंत्रण को बढ़ावा देगा। ये काम का नहीं, कभी नहीं आता है, ठीक है, इसको भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अनुच्छेद नंबर 44 देखो 4 और 4 दोनों क्या है, समान है। समान से क्या बन गया, समान नागरिक संहिता, ठीक है, यानी कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनेगा, जिसको बोलते हैं यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, इसके तहत क्या हुआ, जैसे मान लिया भाई अभी उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू कराया गया था, इसके तहत क्या हुआ, उत्तराखंड के अंदर चाहे कोई हिंदू रहता हो, मुस्लिम रहता हो, चाहे कोई किसी धर्म का रहता हो, सबके लिए सेम कानून लागू होगा। ये यूसीसी था, अनुच्छेद नंबर 44। ठीक है, 45 का मतलब क्या, पेन, यानी राज्य 6 वर्ष से कम आयु, 6 वर्ष तक कम आयु के बच्चे क्या पेन उठा सकते हैं जी, बिल्कुल भी नहीं उठा सकते। पेन क्या, उनसे तो पेंसिल भी नहीं उठती जी। पेन उठता है क्या 6 साल से छोटे बच्चों का, जी बिल्कुल भी नहीं उठता। तो ऐसे केस में क्या है, उन बच्चों की देखभाल और उनकी शुरुआती शिक्षा क्या है, उसका प्रयास है स्टेट गवर्नमेंट करेगी। अनुच्छेद नंबर 46 का मतलब होगा छाना। ठीक है, अगर आप अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों की आर्थिक अगर मदद करते हो, पैसे की दृष्टि से और शिक्षा की दृष्टि से मदद करते हो, यार तुम तो यार पूरे देश के अंदर छा जाओगे। 46 का छाना। 47 फील लाइक ए हेवन, आपको स्वर्ग जैसा फील होगा कब, जब आप लोगों के खान पान, मतलब लोगों को क्या स्वर्ग जैसा फील होगा कब, जब क्या लोगों के खान पान और जीवन स्तर के अंदर सुधार होगा। ठीक है, अरे जब लोगों को प्रॉपर पोषण मिलेगा तो उनको स्वर्ग जैसा ही तो फील होगा, बिल्कुल सही है। 48 का मतलब हो गया अड़ना, यानी खेती को आधुनिक बनाना और दुधारू पशुओं की नस्लों को सुधारना। आप अड़ जाओ, ठीक है, और उनकी हत्या पर रोक लगाना। तामड़ गे ना भाई, इस पशु की हत्या नहीं कर देगा, ठीक है, तुम अड़ जाओ बीच में। 48 है, और एक कदम और भी आगे अड़ जाओ, सिर्फ पशुओं पे नहीं, पर्यावरण के लिए भी तुम अड़ जाओ आगे। ठीक है, देश के पर्यावरण की रक्षा करना, वन और वन्य जीवों की रक्षा करना। देखो पहले कदम पे तो कब अड़ोगे, जब कोई किसी पशु की हत्या करेगा, दूसरे कदम पर पर्यावरण के लिए अड़ोगे। ठीक है, दोनों का मतलब 48 का मतलब हो गया अड़ना। 49 क्या बोलेगा, 49 आपके ऊपर लगेगा फाइन। जुर्माना कब लगता है, जब तुम क्या है, कोई भी पुरानी बिल्डिंग है ऐतिहासिक, जैसे लाल किला ऊपर धमकी में गड़बड़ कर दो, जर्दा थूक दो, पुचक देसी, तो उस केस के अंदर क्या है, आपके ऊपर केस चलेगा और उसको बचाने का कर्तव्य किसका होगा, स्टेट गवर्नमेंट का होगा। अनुच्छेद नंबर 50 से बन गया देखो 50-50 का मतलब जो भी सरकार की जो भी मतलब संविधान की पावर है वो हमारी सरकार और जो हमारी न्यायपालिका यानी जुडिशरी उसके अंदर 50-50 यानी 50-50 रूप में बटी हुई, यही चीज दे रखी। न्यायपालिका और कार्यपालिका के अंदर क्या है, समान रूप से पावर बटी हुई है। अनुच्छेद नंबर 51 का मतलब होगा एक वन, भाई एक वन की तरह है, शांति चाहिए हमें इंटरनेशनल लेवल पे, यानी भारत अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देगा। अनुच्छेद नंबर 51 सारे के सारे याद हुए या नहीं हुए, एक बार के लिए मेरे को बताओ। सारे मेरे हिसाब से एक साथी के याद हो गए होंगे जी, बिल्कुल हो गए। अब ये जो अनुच्छेद नंबर 51 है ना, इसका एक पार्ट अनुच्छेद नंबर 51A, जिसके अंदर हम लोगों को क्या दे रखे, मौलिक कर्तव्य। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़े थे मौलिक अधिकार, अब हम लोग पढ़ेंगे जी मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, तो हमारे संविधान के अंदर जिस टाइम हमारा संविधान बना था, ठीक है,
या फिर जिस टाइम हमने मौलिक कर्तव्य ऐड करे थे आपके, तो उस टाइम हमारे संविधान के अंदर मात्र आपके 10 मौलिक कर्तव्य थे। मात्र कितने? 10 मौलिक कर्तव्य। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि भारत के मूल संविधान में टोटल कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो हमारे मूल संविधान के अंदर हम लोग बोल सकते हैं कि जो टोटल 10 मौलिक कर्तव्य थे। ठीक है, और 11वां मौलिक कर्तव्य आपका बाद में ऐड कराया गया, जो कि आपका मैंने बताया था 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 के अंदर, उसके तहत आपका 11वां मौलिक कर्तव्य ऐड कराया गया था। तो ये फैक्ट याद रखना, वर्तमान में कितने 11 मौलिक कर्तव्य हमको देखने को मिलते हैं, और ये हमने किस देश के संविधान से लिए हैं, तो यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ, जिसको पुराने समय के अंदर सोवियत संघ बोलते थे, अभी वर्तमान में रूस बोलते हैं, यानी रूस के संविधान से लिए। तो ये फैक्ट याद रखना। और ये हमने अभी पढ़े डीपीएसपी, हमने किस देश के संविधान से लिए हैं, ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिए। तो इस फैक्ट को भी याद रखना, यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत पूछ रहे तो आयरलैंड के संविधान से, मौलिक कर्तव्य पूछ रहे तो हमने रूस के संविधान से लिए हैं। ओके जी, ये फैक्ट भी हमारे समझ में आ गया। अब हम लोग सारे मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे, टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, एग्जाम के अंदर पक्के आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला मौलिक कर्तव्य क्या है, यानी पहले नंबर पर क्या आप लोग अपने संविधान की इज्जत करोगे, यानी संविधान का पालन करो, यानी संविधान का जो कानून है उसका पालन करोगे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करोगे। यानी हमारा कानून और कानून से जुड़ी जितनी भी चीजें, राष्ट्रगान हो गया, राष्ट्रध्वज हो गया, तिरंगा हो गया, हमारा उन सबका क्या आप लोग सम्मान करोगे। दूसरा क्या, ये कर्तव्य है जनता के, देश के प्रति, स्वतंत्रता के लिए जो भी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन, यानी कि जिन्होंने भी हमारी स्वतंत्रता के लिए प्रयास करे, जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, ठीक है, उन्होंने जो भी आदर्श वाक्य बोले थे, ठीक है, उनको संभाल के रखना और उनका पालन करना। ओके जी, तीसरे नंबर पर तीन चीजें याद रखनी, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। तीसरा 3 याद रह जाएगा जी, बिल्कुल याद रह जाएगा। चौथे नंबर पर देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर, यानी कि देखो देश की रक्षा 4, ठीक है, यानी कि चारों तरफ से देश की रक्षा करना, यानी चौथे नंबर पर देश की रक्षा करना। पांचवें नंबर पर भारत के सभी लोगों में समसरता और समान भ्रातृत्व, ठीक है, आपसी में भाईचारा बना के रखना। ठीक है, 500 उंगलियां हैं, 5 के अंदर क्या 5 उंगलियां, 500 उंगलियां क्या आपसी में भाईचारा बना के रखती हैं। ओके जी, छठे नंबर पर हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत का महत्व समझना और उसका परीक्षण, यानी हमारी संस्कृति को बढ़ावा देना। ठीक है, हमारी जो मिली जुली संस्कृति, मिली जुली का मतलब हो गया मिक्स का उल्टा बन गया 6, ठीक है, 6 मिक्स यानी मिली जुली संस्कृति। 7 के अंदर क्या प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी आदि जीव है उनकी रक्षा करना और उनका संवर्धन करना, प्रमाणित प्रति दया भाव रखना। ठीक है, 7 फील लाइक हेवन, आपको स्वर्ग जैसा फील कब होगा, जब आप लोग पर्यावरण की रक्षा करोगे। ओके जी, आगे चलते हैं। अनुच्छेद नंबर 8 क्या बोलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर मल्टीपल टाइम आता है। अनुच्छेद नंबर 8 से 8, ठीक है, अब हम लोगों ने क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जब से अपनाया है, ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या वेट नहीं करना पड़ता। अनुच्छेद नंबर 8, ठीक है, ओके जी, कैसे वेट नहीं करना पड़ा, एरोप्लेन में जब देश कहीं पे पहुंच जाओ। अनुच्छेद नंबर 9, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना, नो, सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, नो, यानी नो बढ़ गया। अनुच्छेद नंबर 10, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छुए। अनुच्छेद नंबर 10, ठीक है भाई, बस ठीक है, अब हम लोगों ने बहुत मेहनत कर ली, बहुत ऊंचाइयों को छू लिया, अब रेस्ट करो। अनुच्छेद नंबर 11 ये हमने देख लिया, 86वां संविधान संशोधन, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को लेने वाली और मुफ्त शिक्षा, यही सेम आपका अनुच्छेद नंबर 21A के अंदर भी दिया गया। तो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मौलिक कर्तव्य है जो मौलिक अधिकार के अंदर भी दिया गया, तो मौलिक अधिकार नंबर अनुच्छेद नंबर 21A के अंदर जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को लेने वाली और मुफ्त शिक्षा, यही सेम मौलिक कर्तव्य के अंदर भी दिया गया। तो इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके जी, अब हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रपति जी के अनुच्छेद। आओ, ओ फास्ट रिवीजन हो जाए तारी पेपर तक, हम टेंशन ना लो। आओ, अब आता है अनुच्छेद नंबर 52। अनुच्छेद नंबर 52 क्या बोलता है, भारत का राष्ट्रपति। कैसे याद रखोगे, तो वो भारत के राष्ट्रपति के पद पर आप किसको बिठाओगे, जो व्यक्ति करीबन 50 साल से बड़ा हो। अगर छोटी उम्र का व्यक्ति थे तो हम राष्ट्रपति का पद पर बिठा दो, मान लो 35 साल मिनिमम उम्र हुआ है, उससे थोड़ी बड़ी उम्र के व्यक्ति को आप राष्ट्रपति के पद पर बिठा दो। सीधी बात, मेरा के डिसीजन लेवा होगा, आवाजी करा, रील बना होगा, एंड बैंड सेंड, ठीक है। 50 के बाद क्या है, आदमी के अंदर थोड़ी समझ आ जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाओगे। तो हमने सोचा 52 साल के व्यक्ति को क्या हम लोग राष्ट्रपति के पद के ऊपर बिठाएंगे। ओके जी। 53 क्या बोलता है, संघ की कार्यपालिका शक्ति, यानी उससे अगले नंबर पर क्या आती है, जो भी हमारा राष्ट्रपति है उसकी कार्यपालिका शक्ति, कार्य मतलब वो जो भी काम कर सकता है उसकी शक्ति के बारे में उससे अगले अनुच्छेद के अंदर वर्णन मिला। 6 से 54, 6 से चुनाव, ठीक है। 54 का मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन का मतलब चुनाव तो होता है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, 6 से 54, 6 से चुनाव। 55 का मतलब होगा प्रोसेस, पैसे 55 पैसे प्रोसेस, राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति यानी कि प्रोसेस। 56 का मतलब हो गया छपना, ठीक है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है मतलब जो कार्यकाल होता है, पदावधि होती है, राष्ट्रपति 5 साल तक पद के ऊपर बैठ सकता है, ये क्या इतिहास के अंदर छप जाता है। ओके जी। 57 का मतलब हो गया सताना,
आप राष्ट्रपति को कैसे सता सकते हो? मान लो राष्ट्रपति जी ने चुनाव जीते और आप लोग बोल दो कि जी दोबारा से री इलेक्शन होगा, तो राष्ट्रपति परेशान हो जाएंगे, ठीक है। यानी सताना पुनर्निर्वाचन की पात्रता। अनुच्छेद नंबर 58 58 का उम्र में तो यार सरकार भी तारी योग्यता पर शक करने लग जाए, सरकार तो हमने रिटायर कर दे है, यानी कि राष्ट्रपति के पद की योग्यता। 59 राष्ट्रपति के पद की शर्तें, ये डायरेक्ट याद रख लेना, ठीक है। बंधु बोला चलो ये हमने तेरी योग्यता पर शक था, ठीक है, तू बूढ़ा हो चुका है, लेकिन फिर भी हम तेरी कुछ शर्तों के साथ है गद्दी पे दोबारा ते बिठाते हैं, यानी 59। 60 के अंदर शपथ, राष्ट्रपति के पद की शपथ। अनुच्छेद नंबर 61 क्या बोलता है? महाभियोग की प्रक्रिया। भाई तो 61 साल का हो गया, तेरा 9 साल लग शासन कर लिया, चल पद से हट, ठीक है, महाभियोग हो गया उसका, अनुच्छेद नंबर 61 के तहत। ओके जी, राष्ट्रपति के सारे आर्टिकल याद जी, बिल्कुल याद हो गए। आगे फिर आता है अनुच्छेद नंबर 62। जो बोला भाई राष्ट्रपति का जो पद है इसकी रिक्ति को भरना। अगर मान लिया कोई राष्ट्रपति का पद खाली होता है किसी भी कारणवश, तो 6 महीने के अंदर क्या दोबारा से इलेक्शन करके उस पद को भरना जरूरी है। ये पर्सन एग्जाम के अंदर मल्टीपल टाइम पूछा जाता है। यानी अनुच्छेद नंबर 62 का मतलब हो गया भाई ये पद तो बाहर है सब ना, ठीक है, यहां पर तो बिठाना ही बिठाना पड़ेगा। अनुच्छेद नंबर 63 के अंदर कहता है भारत को उपराष्ट्रपति। देखो कैसे रखो, 52 के अंदर राष्ट्रपति, 63 के अंदर उपराष्ट्रपति, यानी इसके अंदर अगर हम लोग 10 जोड़ते तो 62 बनता, लेकिन अब हमने इसके अंदर 11 जोड़े तो कितना बन गया? ये 63 बन गया, यानी उससे एक कदम नीचे मान के चलो भाई, इसकी बराबरी नहीं है, अब यहां पर 63 है, बराबरी में तो यहां पर 62 आना चाहिए था, ठीक है। अब इसके एक कदम नीचे है राष्ट्र, यानी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति से नीचे होता है, तो 63 के अंदर क्या उपराष्ट्रपति का पद आएगा, ठीक है। और 64 के अंदर क्या भाई, जो आपसे पूछा जाता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो भारत का उपराष्ट्रपति क्या राज्यसभा का सभापति होता है। अनुच्छेद नंबर 64 के अंदर ये बात तो 64 के अंदर चौंका दिया यार तुम लोगों ने, उपराष्ट्रपति भी और राज्यसभा का सभापति भी है, तो डबल काम हो गया, ठीक है। 65 का मतलब उसका भी कई बार मान लो पैसे ऐठने का मन करने लग जाए तो राष्ट्रपति के पद के ऊपर भी बैठ सकता है, राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर सकता है, पैसे ऐठना 65। अनुच्छेद नंबर 66 ठीक है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भाई, ठीक है, उपराष्ट्रपति के पद की मतलब कि जो चुनाव होता है वो भाई 66, ठीक है। 67 के अंदर 67 उपराष्ट्रपति की पद अवधि, ठीक है, जैसे उसकी पद अवधि किसके अंदर दी गई थी, जो मतलब कि क्या बोला गया राष्ट्रपति जी की जो पदावधि थी, ठीक है, किसके अंदर थी? 56 के अंदर थी। ये इससे एक कदम आगे रहेगा आपका, ठीक है, 57 यानी 67 पे आ गया, एक कदम आगे आ गया। 68 के अंदर उपराष्ट्रपति की रिक्ति को भरना, ठीक है, हम लोग उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया तो उसका अड़ना नहीं, उसको भरना है, ठीक है। 69 के अंदर क्या होगा? उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ, जैसे उसके अंदर शपथ 60 के अंदर थी, तो यहां से एक कदम नीचे चलते जाओ, फिर यहाँ पर 69 के अंदर आ गई शपथ, ठीक है। यहाँ पर 70 के अंदर क्या? अन्य आकस्मिक राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन, ये कभी नहीं पूछा था, 70 वाला भूल जाना, ठीक है। आगे चलते हैं, अनुच्छेद नंबर दोबारा से वही आ गया 62 वाला, ये 2 बार कैसे आ गया पन्ना? अरे वो पन्ना नहीं छपया जो सा पन्ना छपना था, वो यार एक पन्ना था वो तो यहाँ पर दिया ही नहीं। चलो कोई ना, मैं लिख देता हूँ, पन्ना छापना भूल गया। मैं आपको बता देता हूँ, एक आपसे पूछा जाएगा अनुच्छेद नंबर 72 के अंदर क्या है? 72 के अंदर भाई मान लिया 72 के अंदर राष्ट्रपति के समाधान की पावर, किसकी पावर है? राष्ट्रपति के क्षमादान की पावर, ठीक है, ये किसके अंदर है? अनुच्छेद नंबर 72 के अंदर राष्ट्रपति के समाधान की पावर। इसको कैसे रखो? बेहतर मतलब बेहतर, ठीक है, किसी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए क्या राष्ट्रपति के हाथ में पावर है? हाँ भाई उसका मृत्युदंड माफ कर दे। ओके जी, चीज हमारे समझ में आ गई। इसके अलावा फिर तो राज्यपाल के पास भी मिलेगी पावर, समाधान की पावर, जी बिल्कुल है। राज्यपाल को अनुच्छेद नंबर 161 के अंदर भाई, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 161 के तहत क्या है? राज्यपाल की समाधान की पावर, राज्यपाल की समाधान की पावर। राज्यपाल भी समाधान दे सकता है लेकिन मृत्युदंड को समा नहीं कर सकता, मृत्युदंड को छोड़कर, ठीक है। यह फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि चीजें समझ में आई भाई? समाधान की पावर है राष्ट्रपति के पास भी है बेहतर, और 161 राज्यपाल के पास भी है, लेकिन क्या है? राष्ट्रपति मृत्युदंड को समा कर सकता है लेकिन राज्यपाल क्या मृत्युदंड को समा नहीं कर सकता। तो ये फैक्ट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अक्सर एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है, ठीक है। फिर बाद में तुम रोते फिरोगे जी ये कहां से आ गया। एक सेकंड के लिए रुकेंगे सभी साथी। यार मैं प्रश्न पता नहीं कैसे ऐड करने भूल गया, वही पन्ना दोबारा से ऐड हो गया ना। एक सेकंड रुको, मैं इसके अंदर देख लेता हूँ पन्ना किधर गया। 1 मिनट रुकेंगे भाई सभी साथी। चलो
नहीं मिल रहा है इसके अंदर। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद आता है एक इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, अनुच्छेद नंबर 76। 76 का मतलब कैसे, देखो 76 के अंदर क्या दे रखा है, जो भी हमारा अटॉर्नी जनरल होता है, एजी साहब, ठीक है, एजी साहब क्या होते हैं, हमारे अटॉर्नी जनरल साहब होते हैं, जो कि भारत सरकार के सरकारी वकील हैं। ठीक है, मतलब अधिवक्ता जो वकील है, वकीलों के भी वकील, सरकारी वकील, इसको कैसे याद रखोगे, एजी से क्या बनेगा, अटॉर्नी जनरल। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है अटॉर्नी जनरल। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि आपसे पूछ ले भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी, विधि का मतलब कानूनी अधिकारी, वो भी कौन होगा, एजी साहब, अनुच्छेद नंबर 76। इसको कैसे रखोगे, जो भी भारत सरकार की छवि के ऊपर ऐसे छींक मार के दाग लगाने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो एजी साहब ऐसे बीच में हट जाएंगे, छींक नहीं, पकड़ लो तेरा मुंह ना। ठीक है, उसका अनुच्छेद नंबर आता है फिर 79, 79 के अंदर क्या आती है, संसद। देखो ये तीन याद रखने बहुत अच्छे हैं, 79 मतलब 79, 80 और 81, ये बड़े अच्छे हैं भाई। देखो 79 के अंदर तो क्या, संसद, ठीक है, संसद के कितने हैं, 2 सदन है, एक राज्यसभा और एक क्या है, लोकसभा है। 80 के अंदर क्या आएगी, पहले राज्यसभा है, क्योंकि राज्यसभा क्या है, उच्चतम सदन है। ठीक है, जनता क्या है, निम्न स्तर पर है। ठीक है, निम्न से यानी आम लोग क्या है, निम्न स्तर, निम्न सदन है, तो वो क्या आपके निचले नंबर पे आएंगे, लोकसभा। तीनों याद हो या नहीं हुए। 79 के अंदर संसद, फिर उसके बाद संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा। 81 मतलब एक आस, यानी लोकसभा से क्या है, आम लोगों को एक आस होती है कि हाँ भाई लोकसभा के लोग क्या हमारी आवाजों को आगे उठाएंगे। ओके जी। अब आता है एक अनुच्छेद नंबर 110, जो कि एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है। अनुच्छेद नंबर 110 क्या बोलता है आपका, भाई पूरे साल का हिसाब किताब, मतलब वो तो अलग होता है, धन विधेयक, सॉरी, अनुच्छेद नंबर 110 होता है धन विधेयक, वो 112 होता है धन विधेयक। धन विधेयक का मतलब समझ गए, कोई भी विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं होगा, यानी पैसे से रिलेटेड मामला होगा या नहीं होगा, ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, लोकसभा का स्पीकर, एग्जाम के अंदर मल्टीपल टाइम आता है, लोकसभा का स्पीकर ही क्या डिसाइड करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है नहीं। 110 के अंदर 10 रुपए विधेयक है, धन है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल धन है। तो लोकसभा का स्पीकर डिसाइड करता है कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। और धन विधेयक कहां पर पेश किया, धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है। एग्जाम के अंदर मल्टीपल टाइम पूछा जाता है, इसको राज्यसभा के अंदर आप लोग पेश नहीं कर सकते, यानी कि क्या है, केवल लोकसभा में पेश होता है। ठीक है, राज्यसभा क्या कर सकती है, राज्यसभा इसको सिर्फ 14 दिन के लिए होल्ड कर सकती है, उससे ज्यादा इसका बाढ़ नहीं पड़ सकती। ओके जी, ये चीज हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, अनुच्छेद नंबर 112, 112 के अंदर क्या, वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी पूरे साल का पैसे का लेखा जोखा। ठीक है, जिसको हम लोग बजट बोलते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बजट बोलते हैं। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है क्या संविधान में बजट शब्द का प्रयोग किया गया, तो नहीं, संविधान के अंदर बजट शब्द की बजाय किसका प्रयोग किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण। कैसे 112 के अंदर 12 महीनों का हिसाब किताब, 12 महीनों को ही तो वर्ष बोलते हैं, नहीं वार्षिक वित्तीय विवरण। ओके जी, ये फैक्ट भी हमारे समझ में आ गया, दिमाग के अंदर घुस गया। तो ये थे भाई कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि एग्जाम के अंदर हर साल हमको दर्शन देते हैं, और मेरे हिसाब से हर एक साथी के सारे ट्रिक से याद भी हो गए होंगे। ठीक है, इन प्रश्नों की पीडीएफ आपको जो अपना टेलीग्राम चैनल है जॉब्स टारगेट, उधर मिल जाएगी। एक बार के लिए कमेंट करके जरूर बताना कि सारे आर्टिकल आपके याद हुए या नहीं हुए। कल से मैं दिन में 2 हॉट टॉपिक डालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, 2 गरम टॉपिक डालेंगे। कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी। ठीक है।